वेलकम टू एस इन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे क्लास 7 की साइंस डिस्कस कर रही थी और लेसन 2 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आज बारी है लेसन नंबर 3 की और ये रहेगा मेरा पार्ट 1, क्योंकि वीडियो को लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पार्ट्स में डिवाइड करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि कल से सब कुछ जो है प्रॉपर वे में होगा। जो प्रॉपर क्लासेस जो मैंने आपको बोली थी, सब कुछ प्रॉपर वे में होगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशो फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जो होते हैं गाइस, वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम कहते हैं जांतव रेशे। ठीक है, तो आप किस तरह नोट्स बना सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे जांतव रेशे, तो इसकी एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन मिल गई है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ और याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से जो है प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाते हैं, जिससे हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ जो हैं बुनी जाती हैं? इस पूरे अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक अब शुरू हो चुका है। जांतव रेशे, ऊन और रेशम, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे जिनको हम जांतव रेशे कहते हैं। गाइज, मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले हम ऊन की बात करेंगे कि ऊन हमें कैसे प्राप्त होती है। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो होते हैं गाइस, वो बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की एक मोटी परत क्यों होती है? ये आप देख रहे हैं, भेड़ को आप देख सकते हैं। तो इस पे जो है कि बालों की एक मोटी परत है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु जो है गाइस, वो ऊष्मा की कुचालक है, जैसे कि हमने अब जो है 4th लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अतः बाल इन जंतुओं को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मा की क्या कह सकते हैं, एक सहेली है। तो उसको क्या करते हैं, जंतुओं को गर्म कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे बाल इनके आपको शरीर पर देखने को मिलते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से क्या प्राप्त की जाती है। जो उनके बाल ये होते हैं ना गाइज, यही इनके हम कह सकते हैं कि ये रोएदार रेशे हैं। इसी से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। ऊष्मा की कुचालक कौन है, वायु। वायु ऊष्मा की कुचालक है। इससे इनके बाल जो है गर्म हो जाते हैं, ये जंतुओं को गर्म कर देते हैं, फिर उसी से ही हमें ऊन मिलती है। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव करें। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंत्र रूपी मुलायम बाल। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तंत्र रूपी बाल ऊन, कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कौन से बाल जो हैं रेशे प्रदान करते हैं, तो जो उनके त्वचा के निकट तंत्र रूपी मुलायम बाल होते हैं ना, वो हमें रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंत्र रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ ही नस्ल ऐसी होती हैं, सब नस्लें एक जैसी नहीं है गाइस। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ जो है मुलायम बाल हो। तंत्र रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया जो होती है, वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। जो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है मुलायम बालों वाले भेड़ों का हम जनन कर सके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो जनक चयन करते हैं, जो मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन। जो प्रक्रिया है वो क्या है, वर्णात्मक प्रजनन। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, आगे पढ़ते हैं।
अब है हमारा टॉपिक कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन जो होती है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है कि याक की जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ओके। बकरी के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। प्लीज़, जिस पे मैं टिक मार्क का निशान लगा रही हूँ, प्लीज़ आप राइट डाउन कर लीजिए। जो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जो होते हैं, फर जिसको हम कहते हैं, इनमें जो इससे हम बेहतरीन शॉल बना सकते हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। बहुत बहुत पॉपुलर है ये, और आपकी ईवीएस में भी है। थर्ड टू फिफ्थ में एनसीईआरटी ईवीएस में भी उसमें है ये पढ़ा। तो जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल से ये जो है शॉलें बनाई जाती है, जो जिसको हम पश्मीना शॉल कहते हैं। आप अंगोरा बकरी भी देख सकते हैं और बकरी भी देख सकते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, जैसे आप ऊँट देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। प्लीज इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, उन जंतुओं के चित्र हमने इकट्ठे करने हैं जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास करना है। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का हमने प्रयास करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप, भारत और विश्व के मानचित्र को लेना है। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्ह करना है जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने का हमने विभिन्न रंगों का उपयोग करना है। हमारा जो गाइस अब टॉपिक स्टार्ट हो गया वो है रेशो से ऊन तक। हमने रेशे तो प्राप्त कर लिया, अब रेशो से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। पहले उनके बालों को काटते हैं, फिर उनको जैसे एक प्रक्रिया है, संसाधित करके उनकी ऊन बनाई जाती है। इस प्रक्रम के बारे में अब हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, आगे आपको पता लगेगी। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए जो है ले जाते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको पक्का मिलेंगे। भेड़ जो है शाकाहारी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, और वे घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक जो पालने वाला होता है उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकालने के लिए बचा पदार्थ और खनिज भी मिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा क्या है खिलाया जाता है, और गर्मियों में इनको बाहर निकाला जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के हमने नाम बताने हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की जो है घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की हमें ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहला बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। उसकी पहले जो है गाइस, भेड़ के शरीर पर पहले तो बालों की जो है घनी वृद्धि होगी, बहुत सारे बाल होंगे, तभी हम उसको काटेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े से बालों उसको काटना शुरू कर दिया। ओके। रेशो को ऊन में संसाधित करना, आप ये देखेंगे कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। स्वेटर बुनने और शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है। अब चरण देखते हैं कौन कौन से हैं। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से क्या करते हैं, उतार दिया जाता है, और जो गाइज ये प्रक्रिया होती है वो ऊन की कटाई कहलाती है। ये चरण 1 है, ये आप ध्यान रखिएगा। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ताकि बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके।
बाल ऊनी रेशे क्यों हैं प्रदान करते हैं, और इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके हम ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। थोड़ी सा ऐसा लगता है कि हमारे बाल कट रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे आपके उग जाते हैं। बिल्कुल जो हमारा प्रोसेस होता है, हम मनुष्यों का प्रोसेस होता है, वैसे ही भेड़ का होता है। अब चरण 2 देखते हैं फटाफट। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टोंकियों में डालकर क्या करते हैं, अच्छी तरह से धोया जाता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे उनकी जो चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम जो कहलाता है वो कहलाता है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन जो है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दो लोग किस तरह अभिमार्जन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है चरण 3 में, कि अभिमार्जन के बाद जो होता है गाइज, वो छटाई की जाती है। ठीक है, अभिमार्जन जो है गाइज वो मशीनों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। रोमिल और रोएदार बालों को, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चरण में क्या होता है, चरण 4 में, कि बालों को फिर सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे जो कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे छोटे कोमल और फूले और रेशे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। बहुत लंबा टाइम हो जाए ना गाइस, उसके बाद कहते हैं ना हम बूर आ गए, वो बूर नहीं होता, वो बर होता है। और वो किस तरह होता है वो आपको आज पता लग गया। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें फिर से सुखा लिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं चरण 5 पर। रेशों की विभिन्न रंगों में अब रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद ही होती है। अब हम इन्हीं 3 रंगों की तो हम जो है हम स्वेटर नहीं बुन सकते हैं, तो अलग अलग रंग चाहिए होंगे। अब नेक्स्ट चरण है कि अंतिम चरण को हम रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके क्या करते हैं, सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनका धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर उन्हीं वस्त्रों को जो है बुनने में उपयोग किया जाता है। तो गाइज ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप देख रहे हैं कि भेड़ों की ऊन उतारना, फिर टोंकियों में अभिमार्जन जो हमने अभी पढ़ा, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है। हम इस तरह भी कर सकते हैं अभिमार्जन को, और हम मशीनों द्वारा भी कर सकते हैं। फिर ऊन का यहाँ पर इन्होंने धागा बना दिया। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई हो गई है, फिर बर की छटाई हो गई है, जो बूर मैंने अभी बताया, फिर रंगाई हो गई है, फिर उसकी रीलिंग हो गई है। ओके, तो ये कुछ प्रक्रम है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। अब गाइज हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप है कि अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर हमने चर्चा करनी है कि मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर उन से ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। अब बात करेंगे हम रेशम की। रेशम जिसको हम कहते हैं सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेशम के जो कीट हैं वही रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम रेशम कीट, जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपनी माता जी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम और रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी है और विभिन्न प्रकार के रेशम को हमने सूचीबद्ध करना है। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें रेशम कीट मिलता है सेरीकल्चर के द्वारा। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट जो होती है गाइस, वो अंडे देती है, जिससे क्या होता है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह प्यूपा कोशित कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक तो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उसको अगली अवस्था में जाना है, तो उस अवस्था को हम प्यूपा कोशित कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जाल उसे अपने स्थान में
बने रहने में ही सहायता करता है। फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक दूसरे के तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक जो है पदार्थ जो है छोड़ता है, स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का ही रेशा बन जाता है कैटरपिलर के द्वारा। ओके, जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। जो उसके ऊपर आवरण होता है प्यूपा के ऊपर, तो वो कोकून कहलाता है। कीट का इससे आगे का विकास कोकून के भीतर ले जाता है। रेशम के रेशों का उपयोग हम रेशम के वस्त्र बुनने के लिए क्या है कर सकते हैं। ओके, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। आप ये रेशा देख सकते हैं कि नर देख सकते हैं, यहाँ पर मादा भी देख सकते हैं। शहतूत की पत्ती पर अंडे दे रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। रेशम कीट भी देख सकते हैं। तो ये वयस्क हो चुके हैं, ये बड़े हो गए हैं, कोकून। ठीक है, तो ये इस तरह इसका जीवन चक्र चलता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। ये एक ही किस्म के नहीं होते, अलग अलग किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। और उनसे प्राप्त करने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनहाट, चमक आदि में क्या होता है, भिन्न होता है। अतः टस्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा कृत गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है गाइस वो है शहतूत रेशम कीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम के बारे में जानना। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन और रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। देखिए गाइज, अब जो है मुझे वीडियो यहीं स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं क्रियाकलाप अभी आपको करवा दूंगी तो उसको पूरा करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको अगले में ही अच्छे से मैं आपको करवाऊँ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम ही मिलती रहेंगी। पार्ट 2 भी गाइज बहुत जल्दी अपलोड होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमने बोर नहीं होना। 17 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, उससे ज़्यादा ही हो गई है, तो बोर नहीं होना है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।